Hello everyone, hope you all are doing good. See, today in this video, I will discuss the Regulating Act of 1773 and will also discuss all the important features and provisions of this act. See, किसी भी एक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए उस एक्ट के बैकग्राउंड को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक्ट क्यों पास किया गया एंड क्या क्या रीजंस है, राइट। तो पहले हम बैकग्राउंड में जाएंगे, अच्छे से बैकग्राउंड पढ़ेंगे एंड फिर जाके इस एक्ट को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सी, जैसे हमें पता है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764। अगर आपने बैटल ऑफ बक्सर नहीं पढ़ा तो ये पहले पढ़ लीजिए। एंड इस बैटल के बाद एक ट्रिटी साइन हुआ था जिसका नाम है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड ये ट्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस ट्रिटी ने बंगाल का सिनेरियो पूरा कॉम्प्लीटली चेंज कर दिया था। सी, पहले ब्रिटिश के पास क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स था, राइट। इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, उनको रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स भी मिल गया। एंड उस ट्रीटी के बाद एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ जहाँ पर कंपनी एंड नवाब दोनों रूल करते हैं एंड इसका नाम क्या है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है जैसे दीवानी राइट्स, निजामत राइट्स, वो अपने पास रखा कि वो हम रूल करेंगे। एंड नवाब को क्या किया, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नवाब को कहा। तो दीवानी का मतलब क्या है, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स, एंड निजामत का मतलब पुलिस एंड जुडिशियल को मेंटेन करना। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यहाँ ब्रिटिश के पास पावर है, राइट। यहाँ ब्रिटिश के पास पावर है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, टैक्स इम्पोज करे, बट उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचे या एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाए, राइट। लेकिन दूसरे साइड पर आप देखेंगे कि यहाँ नवाब के पास क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कोई पावर नहीं है कि वो टैक्स इम्पोज करे या रेवेन्यू कलेक्ट करे। एंड नवाब को क्या कर दिया, नवाब को फंड के लिए, फंड एंड फोर्सेस के लिए कंपनी के ऊपर डिपेंड करना पड़ा। तो अब जब दीवानी राइट्स मिल गया है कंपनी को, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट किया, राइट। तो वो बहुत हाई टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे पीजेंट्स के ऊपर, लोकल्स के ऊपर। एंड एक टाइम में ऐसा हुआ, वो ऑपरेशन करने लगे पीजेंट्स को, राइट। एंड फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो हो रहा था, उस रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा था। एंड एक सिचुएशन ऐसा आया कि बंगाल में फेमाइन आया, 1769 में बंगाल में फेमाइन आया। एंड ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन उस टाइम बंगाल में मारे गए थे इस फेमाइन के कारण। तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। एंड इस फेमाइन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत कम हो गया था। एंड ये आगे जाके एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये मैं दिखाऊंगा। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे उस टाइम, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। एंड वो इंडिविजुअल जो ऑफिशियल्स थे वो सिर्फ अपना पॉकेट ही भर रहे थे, अपना वेल्थ इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल कंपनी का हालत बहुत ख़राब हो रहा था उस टाइम, राइट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतना अच्छा नहीं था। एंड इसलिए अब देखेंगे कि इसके कारण सिर्फ ये जो इंडिविजुअल्स है वो अपना वेल्थ इंक्रीज कर रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों के कारण, जैसे करप्शन एमंग कंपनीज ऑफिशियल्स प्लस मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इनके कारण क्या हुआ, कंपनी की हालत बैंकरप्सी की ओर चला जा रहा था, राइट। फिर एंट्री हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको हर एनुअली 4 लाख पाउंड रेवेन्यू मिलता है। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट होता है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाता है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। एंड ये भी देख रहे हैं कि ये जो मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल्स है ये अपना वेल्थ बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब वो इंटरफेयर करेंगे, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर पाए एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर पाए। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हालत ख़राब हो, क्योंकि वो इंडिया को सोने की चिड़िया कंसीडर करते हैं,
राइट। एंड अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अगर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो ये सोने की चिड़िया को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स भी है, राइट। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। तो फिर क्या हुआ, 1772 के एंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत इतना ख़राब हो गया था कि वो इंग्लैंड से 1 लाख पाउंड लोन ला रहे थे ताकि वो कंपनी को बचा सके। तो उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया ताकि वो कंपनी को सही सलामत रखे, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट। एंड इस एक्ट का मेन फीचर्स पहले ये एक है टू कंट्रोल द बेसिक पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रेगुलेट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशंस, ताकि कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से रहे एंड उसको एफिशिएंटली बनाए एंड ताकि कंपनी स्टेबल रहे। ओके तो ये हम अच्छे से देखेंगे एंड जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये है पहला प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। सो हमारा पहला प्रोविजन है गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे अर्लियर गवर्नर ऑफ बंगाल को अब इस एक्ट के अंडर क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। सी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वारेन हेस्टिंग, ये आप याद रखिएगा। इवन बहुत से सिविल सर्विस क्वेश्चन में भी, सिविल सर्विस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। फिर क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एंड प्रॉपर तरीके से कंपनी को मैनेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया है, राइट, अंडर दिस एक्ट। एंड ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे एंड साथ में 4 अदर मेंबर्स भी रहेंगे। ये रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड 4 अदर मेंबर्स। एंड जो भी डिसीशंस होगा इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो भी डिसीशंस लिया जाएगा वो वोटिंग में लिया जाएगा एंड जब मेजॉरिटी मेंबर्स वोट करेंगे इस डिसीशंस पर तब ये डिसीशंस इम्प्लीमेंट होगा। ओके तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड प्रोविजन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी टू रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसे पहले मैंने कहा था 3 प्रेसिडेंसी था पहले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल, राइट। तीनों का अपना एक खुद गवर्नर था, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा था, सब इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली रन कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को कहा कि तुम रिपोर्ट करोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ओके एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया, कुछ पावर्स दिया कि वो एक्सरसाइज करे ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। दैट मीन्स ओवरऑल ये बात है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऊपर रखा गया एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी टू रिपोर्ट किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। एंड यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ मेथड्स में यहाँ पर पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं इन दोनों प्रेसिडेंसी में। ओके तो हमारा क्या है, हमारा फोर्थ प्रोविजंस अब क्या है, जैसे मैंने ऊपर कहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक 24 मेंबर बॉडी है, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, राइट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंट्रोल है ना उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि एनुअली तुम क्या करोगे, सिविल मैटर में, रेवेन्यू मैटर में एंड मिलिट्री मैटर में तुम रिपोर्ट करोगे किसको, गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रन कर रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ प्रोविजन हमारा क्या है, फिफ्थ प्रोविजन से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये एक्ट क्या कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश करना है। ओके एंड यहाँ पर क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा प्लस 3 अदर जजेस होंगे। अब आप कमेंट में बताइए कि ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कौन थे, राइट। और इस एक्ट ने क्या करा, इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस प्लस एपिलेट जुरिस्डिक्शंस का पावर भी दिया गया एंड कहा कि दे कुड ऑल, वो क्या कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट में अपना जजमेंट्स दे सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स है इसका एंड इस रेगुलेटिंग एक्ट का फिर से अमेंडमेंट हुआ था, किस लिए हुआ था, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये रहा 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस
राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर जो डिसीजंस था वो, फिर था हमारा बंगाल एंड मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, एंड फिर हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट गवर्नमेंट, एंड फिफ्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ओके, अब हम देखेंगे कुछ ड्रॉबैक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट को आगे पढ़ने के लिए। सी, जैसे हमने कहा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड अदर मेंबर्स थे, जैसे 4 अदर मेंबर्स थे। सो किसी भी डिसीजन लेना हो तो मेजॉरिटी चाहिए, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 2 या पर 4 मेंबर में से 2 मेंबर की सपोर्ट चाहिए। ओके, तो अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसी भी डिसीजंस को नहीं ले सकते। तो इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रन करने के लिए कुछ अपने मन से कुछ पावर, अपने मन से कुछ लॉ या रूल्स बनाए। उनको हमेशा क्या करना है, 4 मेंबर्स में से मेजॉरिटी चाहिए, फिर जाकर वो किसी भी डिसीजंस को ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कहा डिसीजंस बाय मेजॉरिटी। तो इसके कारण क्या हुआ, मेंबर्स और गवर्नर जनरल में से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि डिसीजंस लेने के टाइम बहुत ज़्यादा डिले होता है, एंड इसके लिए क्या हुआ, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस भी धीरे धीरे बनने लगा था। तो ये एक है मेजर ड्रॉबैक्स। फिर हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉट डिफाइंड, कि सुप्रीम कोर्ट कौन से इश्यूज़ पर अपने जजमेंट दे, कौन से इश्यूज़ पर नहीं दे, फिर कौन से रूल फॉलो करना है, कौन से नहीं करना है, तो ये डिफाइंड नहीं हुआ था। बस कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करना है, उसमें ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन से वैसा। फिर हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजंस पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इशू अराइज करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिसीजंस पर सुप्रीम कोर्ट चेक्स लगाते हैं। तो ये एक इशूज़ अराइज हुआ था उस टाइम। फिर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू इंटरवीन इन वर्किंग ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। जैसे यहाँ पर कोई ये डेजिग्नेट पावर नहीं है कि उस पेपर में या उस सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने पावर एक्सरसाइज करे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर या मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर। तो ये कुछ डेजिग्नेट नहीं था, ये कुछ डिफाइंड नहीं था कि कौन से पावर। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो फिर क्या हुआ था, फिर आगे जाके ये अमेंडमेंट हुआ था ये एक्ट को, एंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डिफाइंड किया था, एंड और 2-3 अमेंडमेंट्स थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट फिर से आया था 1784 में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगा ये वीडियो, एंड थैंक यू।